नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी 8 क्लास का जो हिस्ट्री है उसका दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो आगे हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में सब देख रहे हैं कि दीवानी किसको कहा जाता था। दीवानी का मतलब होता था कि जो भू राजस्व वसूली करने का अधिकार, जैसे दीवानी किसी को मिल गया, जैसे कंपनी को दीवानी मिल गया, इसका मतलब भू राजस्व वसूल करने का अधिकार उसको मिल गया। शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता था। रानी चेन्नम्मा जो थी कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व की थी। कितूर जो है कर्नाटक में पड़ता है। सिपाही जो है, सिपाही को ही अंग्रेज सिपाही कहते थे। और वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये आप याद हो गया आप लोग को। भरने का है रिक्त स्थान को, उसको भरिए। बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, तो यहाँ पे प्लासी भरा जाएगा। फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया था। हड़प नीति को ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, विलय नीति कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हैं, जो वर्तमान महाराष्ट्र है उस एरिया में स्थित थी। आगे सही गलत का है। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया। गलत बात है, 18वीं शताब्दी में जो है वो कमज़ोर होता गया। औरंगजेब 1707 में उसका मृत्यु हुआ, उसके बाद उसका जो पतन शुरू हुआ वो पतन होता ही गया। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। नहीं, ऐसा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारे पुर्तगाल के कंपनी थे, डच था, फ्रांसीसी था, जो भारत के साथ व्यापार करता था, जो सब यूरोपीय ही था। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। हाँ, ऐसा ही है। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। नहीं, बदलाव किया गया था, कई सारे बदलाव किया गया था, जो आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। तो यानी कि यूरोप की जो कंपनियां हैं भारत से व्यापार करना क्यों चाह रही थी। तो आगे थोड़ा सा इसका हम फीडबैक करने का मतलब पृष्ठभूमि में जाएंगे कि यूरोप से हमारा व्यापार कब से चल रहा है। तो यूरोप से जो व्यापार है भारत का वो पहले से ही चला आ रहा है। जैसे हम कहें अगर, तो ये देख सकते हैं मैप कि ये भारत की स्थिति है ये। और ये पहले जो है लाल सागर के माध्यम से, ये फारस की खाड़ी के माध्यम से, और इस प्रकार से स्थल मार्ग के से भी ये जो है भारत से व्यापार होता था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार जो है तुर्कों ने कर लिया। तो उसके बाद जो है अरबों का, यूरोपीय लोगों का भारत से व्यापार करना इस मार्ग से थोड़ा कठिन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए तुर्की पड़ता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया तुर्की का एरिया है। तो यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया, ये तो रास्ता जाम कर दिया, नहीं कहने का तो उन को व्यापार करने से मना कर दिया। तो यूरोप वाले क्या किए कि एक नया रास्ता ढूंढ लिए। नया रास्ता कैसे ढूंढे, देखिए यहाँ इसको समझिए। ये जो है क्या किए कि यहाँ से जैसे कि पुर्तगाल है देखिए, और यहाँ से जो अफ्रीका महादेश है इसके किनारे 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 आते आते है कि नहीं, इस प्रकार से इसको घूमते हुए और ये भारत के कालीकट तक पहुँचे थे। तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो है एक नया समुद्री मार्ग का खोज की 1498 में। तो यही क्वेश्चन भी यहाँ पे समझना है कि नहीं। तो अब इसमें था कि जिसका आकर्षण का प्रमुख कारण क्या था, क्यों ऐसा था कि भारत से वो व्यापार करना चाहता था। तो इसके कई कारण थे, इसको समझिए आगे। तो ये चीज़ को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, है कि नहीं। जो चीज़ हम बताया उसको लिखा हुआ है अभी, है ना। इसके बाद इसको समझिए, यूरोप के बाज़ार में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, है कि नहीं। ये आकर्षण का कारण था। यूरोप के बाज़ार में काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए और भारत से मसाले एवं जड़ी बूटियाँ ले गए, जिस पर यूरोप के बाज़ार में 60 गुना लाभ कमाया। अब बताइए आकर्षण का केंद्र नहीं बनेगा, इतना इतना लाभ होगा तो ये सब है यूरोपियों के, जो है यूरोपीय देशों को भारत आने का क्रम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था, इसको समझिए। देखिए, बंगाल जो रहा है ऑलरेडी जो है बहुत अत्यंत उपजाऊ स्थल रहा है, सबसे समृद्ध था उस समय के भी जो प्रांत थे उस समय भारत के, उसमें सबसे समृद्ध था बंगाल। कंपनी ने बंगाल में अपना प्रथम कोठी 1651 में हुगली में बनाई। देखिए कोठी का मतलब आप समझते होंगे, कोठी का मतलब कह सकते हैं वेयर हाउस।
जहाँ वो निर्यात के लिए सामान को इकट्ठा करके रखता था। जैसे वहाँ पे सामान को रखा, जैसे कलेक्ट करके फिर वहाँ से फिर जहाज़ के माध्यम से फिर वो सामान अपना यूरोप ले जाता था, यानी कि ब्रिटेन ले जाता था। तो कोठी का मतलब वो समझिएगा कि वेयर हाउस, जहाँ सामान जो है इकट्ठा करके रखा जाता था निर्यात के लिए। इस प्रकार कंपनी धीरे धीरे जो है अपनी स्थिति मजबूत करती गई, जिसके फलस्वरूप कंपनी और नवाबों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे अपना पैठ बढ़ाता गया और फलस्वरूप जो है विवाद के कई कारण उत्पन्न हुए, है ना, जो निम्नलिखित है। इसको समझिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये जो 3 सूबेदार हुए, है कि नहीं, यानी उसके नवाब हुए बंगाल के, जो थोड़ा शक्तिशाली थे, इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया, रियायत नहीं देंगे। व्यापार के अधिकार देने के बदले नजराने यानी कि उपहार या टैक्स की मांग की। कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिए। कंपनी को किलेबंदी बढ़ाने से रोका, किलेबंदी जो है नहीं कीजिए। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार राजस्व वसूली कम होती जा रही है, जो बंगाल सरकार की राजस्व वसूली है वो कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर होती जा रही है। तो ये सब किनके मुद्दे थे? इन नवाब के मुद्दे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा ऐसा जो है समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं कंपनी का क्या कहना था? उसका कहना था कि कंपनी जो है टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टैक्स, हम टैक्स इतना नहीं पे कर सकते हैं। कंपनी के अफसरों ने नवाबों और उनके अधिकारियों को चिट्ठियां लिखकर अपमानित करने का प्रयास किया। जो कंपनी के अफसर थे वो नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, चिट्ठियां लिख करके हमेशा ऐसा करते थे। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगे से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ये सब कंपनी का पक्ष था और ये सब जो है विवाद का कारण बन रहा था। कंपनी अपनी आबादी बढ़ाने लगे, उनको अपना होता है ना शक्ति तरह सेना को भी संगठित करने लगे। कंपनी गाँव को खरीदने लगे और किलों का पुनर्निर्माण करने लगे, किलेबंदी करने लगे। तो यही सब धीरे धीरे टकराव बढ़ता गया और अंत में जो है प्लासी की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई होती है, इसका कारण बना फिर, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? देखिए दीवानी का मतलब अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े थे कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी का मतलब अभी आगे माइंड, देखिए हर वर्ड का जो है अर्थ समझना जरूरी है, तो अर्थ भी ध्यान रखिएगा। दीवानी का मतलब भू राजस्व यानी कि भूमि कर जो है वसूलने का अधिकार मिल गया किसको? कंपनी को। तो उसका फ़ायदा कैसे हुआ इसको समझिए। देखिए 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है और इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर दिया, यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार इसको दे दिया। फलस्वरूप कंपनी को विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी को इसके निम्नलिखित फायदे हुए। देखिए पहला फायदा क्या था? कंपनी का व्यापार घाटा समाप्त हो गया। देखिए व्यापार घाटा का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि भारत जो है ब्रिटेन को 100 रुपया का सामान भेजा और उसके बदले में उधर से कोई सामान नहीं आया, है कि नहीं। तो भारत को समझिए कि वहाँ पे व्यापार में क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? घाटा उसको हो रहा है, ब्रिटेन को हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि हम कह सकते हैं कि हम 100 रुपया के भेजे ब्रिटेन को, ब्रिटेन में हमको 100 रुपया का दूसरा सामान भेज दिया, तो वहाँ पे न किसी को व्यापार में जो है नुकसान हो रहा है, न किसी को लाभ हो रहा है। तो ये स्थिति समझना है। तो यहाँ पे ब्रिटेन को क्या था कि व्यापार घाटा हो रहा था जो उसका कंपनी था, क्योंकि कंपनी को भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। जैसे यहाँ से मसाला खरीदता था, सूती कपड़ा खरीदता था, तो उसके लिए उसको वहाँ से सोना चांदी पे करना पड़ता था भारत को, और बदले में भारत को कुछ लेना नहीं रहता था उसको, उसके पास कुछ था ही नहीं बेचने के लिए भारत में। तो उसका जो है व्यापार घाटा समाप्त हो गया। अब क्या हो गया कि कंपनी जो थी यहाँ सूती कपड़ा खरीदने के लिए या मसाले खरीदने के लिए वहाँ से सोना चांदी नहीं लगता था, यहाँ जो दीवानी मिल गया था उससे जो उसको कर संग्रह हो जाता था वही पैसा से खरीद लेता था, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा है कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि वहाँ से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही। सब यहीं जो है दीवानी के माध्यम से जो उसको पैसा मिलता था उसी से उसका काम हो जाता था। भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, यानी कंपनी का जो खर्च था, है कि नहीं, वो उसको इसी माध्यम से चल रहा था। कंपनी दीवानी से प्राप्त आमदनी द्वारा ही सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी। कंपनी अपनी फौज को मजबूत किया। कंपनी कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण सुदृढ़ किया, यानी कि अपना एक पैठ मजबूत कर लिया, है कि नहीं, दीवानी मिलने से। तो ये था उसका दीवानी मिलने का फ़ायदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि की व्यवस्था की व्याख्या करें। देखिए सहायक संधि क्या था? तो ये जो था गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है,
यही जो है सहायक संधि को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया। इसके प्रावधान निम्नलिखित थे। इसके प्रावधान क्या क्या थे? तो जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। रियासत को कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। यानी कि जो राजा, यानी कि जो यहाँ का रियासत, भारत का प्रांत या राज्य कह सकते हैं, वो अगर सहायक संधि को मानता था तो उसको अपना सेना नहीं रखना होता था, वो कंपनी का सेना ही उसको सुरक्षा देता था और उसके बदले राजा को जो है पैसा देना पड़ता था कंपनी को, है कि नहीं, मैंने कंपनी को पैसा पे करता था, है ना। इसके अलावा और क्या था? यदि भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, यानी कि देरी करते थे या नहीं दे पाते थे, तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी के कब्जे में ले लेती थी और इस प्रकार से अवध का आधा इलाका 1801 ईस्वी तक कब्जा में ले लिया गया। इसी प्रकार से हैदराबाद का भी इलाका लिया गया था। तो ये इसके प्रावधान थे। संधि स्वीकार करने वाला रियासत कंपनी की स्वीकृति के बिना किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेज के शत्रु राज्य के व्यक्ति को अपने दरबार में शरण या नौकरी नहीं दे सकेगा। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि जो संधि स्वीकार कर लेता था रियासत, वो जो है किसी भी यूरोपीय देश के किसी देश को या अंग्रेज के अंग्रेज का उस समय शत्रु देश फ्रांस था, तो उस देश के किसी व्यक्ति को वो अपने दरबार में न तो नौकरी देगा, न उसको किसी प्रकार का रियायत देगा। इस प्रकार का प्रावधान था। देशी राज्य अपनी विदेश नीति को कंपनी को सुपुर्द कर देगा। यानी कि जो सहायक संधि करने वाला जो राज्य होता था वो अपना विदेश नीति उसका नहीं होता था। अब विदेश नीति अपना नहीं होने का मतलब क्या है कि किस राज्य से तुम युद्ध करोगे, संधि करोगे, मैत्री करोगे, ये सारा जो है कंपनी की अनुमति के बिना नहीं कर सकता था। तो ये सब काफ़ी कठोर प्रावधान थे। देशी रियासतें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगी, है कि नहीं, जिसे एक तरह से कह सकते हैं राजदूत टाइप का, जो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, है कि नहीं। तो ये सब सहायक संधि के प्रावधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, है कि नहीं। अब इसको समझिए, तो ये किस प्रकार से भिन्न था। इसको कंपनी का शासन जो निम्नलिखित तरीके से भारतीय शासकों से भिन्न था। जैसे भारतीय शासक ने अपनी प्रशासनिक इकाइयों को जिला, परगना, तहसील के रूप में विभाजित किया। वहीं कंपनी जो है अपनी प्रशासनिक इकाइयों को प्रेसिडेंसी के रूप में विभाजित किया। 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई, है ना। प्रत्येक प्रेसिडेंसी पर एक गवर्नर द्वारा शासन किया जाता था। वहीं भारतीय राजाओं द्वारा प्रांतों में सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी। तो ये चीज़ समझना है, दोनों में अंतर इस प्रकार से था। भारत में प्रशासन का प्रमुख राजा होता था, वहीं कंपनी के प्रशासन का प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। तो ये सब जो है प्रशासनिक बदलाव किए गए। जब शासन आया कंपनी का तो कुछ ऐसे बदलाव किए गए। इसके अलावा कंपनी के शासन में जिलों पर कलेक्टरों का शासन था। उसका मुख्य काम जो है लगान यानी राजस्व जो है और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दारोगा की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो एक जो है कलेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण ओहदा था, आज भी है, समझिए कि है कि नहीं। कानून व्यवस्था की जो है मेंटेनेंस की जानकारी जो जिम्मेवारी होती है उसी को होता है। इसके अलावा और क्या किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय का भारत में नहीं था। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था इस समय, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। अब जो है कंपनी की सेना की संरचना में जो परिवर्तन हुए वो इस प्रकार है। जैसे मुगल, उससे पहले मुगल शासन था, तो मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। वहीं 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, है कि नहीं। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। लेकिन पहले क्या था कि इसे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में सैनिक नहीं रखते थे राजा। वो जमींदारों के पास जो है जो किसान होते थे वही सेना का भी काम करते थे। जमींदारों से कॉन्टेक्ट करते थे और जो है जो किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर प्रशिक्षण लिए रहते थे, लड़ाई में भी भाग लेते थे। वही कंपनी के पास पेशेवर सिपाही था। मैंने इसका जो था कि वैसे नहीं था, जो भी इसको सैलरी देता था और हमेशा इसके अंडर में रहता था, इसके अंतर्गत काम करता था। तो ये पेशेवर सिपाही थे। मुग़ल सैनिकों को जो है तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। उसको हार्डली यही सब जो है दिया जाता था। वहीं कंपनी के जो सिपाही थे उसको मस्केट यानी तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। वो सब बंदूक बंदूक चलाना सीखते थे, जानते थे। तो इसीलिए जो है आगे चल के जो युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई तो खैर धोखे से लड़ा गया लड़ाई था, लेकिन बक्सर की लड़ाई में जो है अंग्रेज़ों ने काफ़ी बुरी तरह से भारतीय
शासकों को एक तरह से पराजित किया और भारत के जो क्षेत्र थे उस पर अपना वो कब्जा किया आगे चल करके धीरे धीरे करके। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।